हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है फिट रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज क्लास 12 फिजिक्स के 4th चैप्टर का 11th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.11। पिछले लेक्चर 4.10 में आपने पढ़ा कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाती है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। इतना क्लियर है। अब आगे आज उसके पढ़ना है कि दो करंट कैरिंग वायर दे रखे हैं, वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे। एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे। दो वायर हैं, दोनों में करंट दे दिया तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। उसकी वजह से वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। समझ आया। तो टॉपिक जैसे आपको देख रहे हैं ऊपर लिखा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो पैरेलल कंडक्टर हैं जिनमें करंट है। अब एक चीज समझ लें आप, जैसे मैंने ये बोल दिया कि मेरे पास ये दो जो पेन दिख रहे हैं आपको, इनको करंट कैरिंग कंडक्टर मान लो। दोनों में करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि दोनों में सेम वैल्यू होगी। तभी ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, चाहे सेम वैल्यू हो चाहे अलग हो। यानी कि इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर, तब भी ठीक है। इसमें 5 एम्पियर, इसमें 50 एम्पियर, तब भी ठीक है। अगर इन दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वैल्यू मैटर नहीं करेगी। अगर इन दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब इसमें भी ऊपर जा रहा है, इसमें भी ऊपर जा रहा है, तो ये एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। और अगर इनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जैसे इस ब्लैक कलर के वायर में मान लिया हमने ऊपर जा रहा है करंट, और इस वाले वायर जो रेड कलर का ये जो पेन है, से एक वायर मान लें, इसमें नीचे की तरफ करंट जा रहा, तब ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। इसको बड़े आसानी से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर दो लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, मतलब एक जा रहा है, उसने दूसरे को देखा, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अगर वो फ्रेंड है कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या है, बोले मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, बोले अच्छा, बोले आप, बोले मैं भी इसी डायरेक्शन में या सेम जगह जा रहा हूँ। तो जब सेम जगह जा रहे हो तो डायरेक्शन सेम होगा उनका। तो जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो उनमें इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, वो बातें करने लगेंगे। लेकिन अगर मान लो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, अब वो जानते भी, उन्होंने ए ने बी से पूछा, बी ने ए से पूछा, बोले मैं यहाँ जा रहा हूँ, बोले मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, तो बोले अच्छा ठीक है बाद में बात करेंगे, क्योंकि अपोजिट में है। तो अपोजिट में आपने देखा इंटरेक्शन इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करते, चलो साथ चलते हैं, बातें करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि दो वायर में करंट की वैल्यू कुछ भी है, लेकिन अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहेगा तो वो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। इसको तो मैंने थ्योरेटिकली भी बता दिया, अभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी इस चीज को समझेंगे। बहुत आसान सा डेरिवेशन है। ठीक, अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक वायर ले लिया जिसमें हमने I1 करंट फ्लो कर रहे हैं। इस वायर में I1 करंट फ्लो कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट वायर है, पहला वायर, ये हमारा फर्स्ट वायर है, और इसको हम लिख देते हैं x डैश। जब हम इसमें करंट देंगे तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, इस वायर के अगर आप राइट हैंड साइड बात करोगे तो कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी ले लो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इसकी अंदर की तरफ जा रही होगी, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन होगी। ये चीज मैंने इस चैप्टर के जो फर्स्ट लेक्चर है 4.1 उसमें बड़ा डिटेल से समझाइए। अलग अलग शेप के कंडक्टर जैसे स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप या सोलोनॉइड कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उनका डायरेक्शन क्या होता है। तो यहां भी देखें
कि ये जो वायर ले लिया हमने, तो बात समझना है, इस तरीके से ये वायर, अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे प्रोड्यूस हो रही होंगी, क्योंकि करंट तो ऊपर जा रहा है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। थंब हमारा करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो फिंगर जिस डायरेक्शन में मैं कर्ल कर रहा हूं, यानी कि इस तरीके से बैंड कर रहा हूं, मोड़ रहा हूं, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। अब आपको इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो आप अंदर की तरफ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब पूरे राइट हैंड साइड में कहीं भी अगर बोल रहे हैं, आप ये ध्यान रखें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट डायरेक्शन होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात बोल रहे हैं, तो पूरे रीजन में कहीं भी अगर आपसे बोल रहे हैं, तो हर जगह मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है? ये तो अब राइट हैंड साइड हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। अभी हम नहीं बनाते। अब हमने क्या किया, यहां पर एक दूसरा वायर रख दिया, दूसरा वायर रख दिया, सेकंड वायर है हमारा। फर्स्ट वायर इसको बोल रहे हैं और सेकंड इसको बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हमने ले लिया वाई डैश, ये वायर है। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, हर जगह प्रोड्यूस हो रही है। तो देखो, आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो आपने देखा एक चार्ज से बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं, लेकिन क्या करते थे हम, बहुत सारी नहीं बनाते थे। अधिकतर जब डेरिवेशन ड्राइव करने का नंबर आता था तो एक ही बनाकर अपना डेरिवेशन कर लेते थे। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा गॉस थ्योरम के केस में एक चार्ज लिया और उससे एक इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाया और बस उसी से डेरिवेशन ड्राइव कर दिया, क्योंकि एक से ही काम चल जा रहा है, तो बाकी इतना क्यों बनाना। तो यहां समझना, यहां से बहुत सारी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से अंदर हर पॉइंट पर अंदर की तरफ जा रही है। तो हम नहीं बना रहे, वो बहुत सारी लाइंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं इतनी बनाने की, एक लाइन से ही काम चल जाना। तो हम क्या करा, वो लाइन यहां बना दी इस तरीके से, ये हमने लिख दिया B1। अब समझना पहले, देखो डेरिवेशन तो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, 2-3 स्टेप में डेरिवेशन खलास। मगर आपको ये समझना है कि इसमें मेन जो है, ये डायग्राम कैसे बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, फोर्स का डायरेक्शन क्या, इस चीज को समझना है। डेरिवेशन बहुत ही छोटा, ठीक। अब ये हो गया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट हमने, ये पॉइंट है ना, एरो तो ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैं यहां दिखा दे रहा हूं इस तरीके से, ये क्रॉस बना दिया, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ये जो एरो है, ये जो मैंने ऐसा बनाया, एक्चुअल में तो मुझे बोर्ड में ऐसे करके क्रॉस करके कोई चीज से घुसा देना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन बोर्ड में घुसा देंगे तो बोर्ड ही बेकार हो जाएगा हमारा, तो ठीक है। 2-4 डेरिवेशन में तो बोर्ड ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाने के लिए हर पॉइंट पर छेद करके वैसे करके लेकर कोई सूजा सा घुसा देना अंदर की तरफ, तो पूरे बोर्ड में बस वो छेद ही छेद दिखने लगे। तो आप समझो, ये जो एरो है ऐसा नहीं है, एरो प्रैक्टिकली एरो अंदर की तरफ जा रहा है, ये समझना, अंदर की तरफ। अब बोर्ड में छेद ना करने के हम, तो आप समझना है। तो ये एरो अंदर की तरफ, अब अंदर की तरफ एरो, तो ऐसे तो एरो बहुत बनेंगे, लेकिन बनाया तो एक ही हमने। समझ में आया? बहुत ज़्यादा घिचपिच कर देंगे तो गड़बड़, फिर समझने में दिक्कत हो। अब यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने एक कंडक्टर रख दिया, ये कंडक्टर रखा, इस कंडक्टर फोर्स लगेगा? बताओ, लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो इससे पहले पढ़ा, जस्ट प्रीवियस लेक्चर, उसमें यह पढ़ा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब फोर्स लगता। तो इसमें तो अभी करंट है ही नहीं, तो अभी इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी है? इस कंडक्टर की है, इसीलिए हमने इसे लिखा B1। इसकी नहीं है, इसकी नहीं है। इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी यहां पर, तो उसको हमने रिप्रेजेंट करा B1 से, अंदर की तरफ है, लेकिन एरो ऐसा बना रहे हैं।
अब हमने क्या करा, इसमें भी करंट दे दिया। जब इसमें करंट दे दिया तो इस करंट को रिप्रेजेंट कर दिया I2 से। I2 हो गया। अब इस पे लगने लगा फोर्स। क्यों? ये जो करंट सेकंड कंडक्टर है जिसमें करंट I2 है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। किसकी? I1 की। क्योंकि ये जो B1 है, ये इस कंडक्टर जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है उसने प्रोड्यूस किया है। तो अब इस पे फोर्स लगेगा। अब आपको जो लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट ही यूज करना, कई बार बताया था बच्चे राइट हैंड यूज करने लगते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप ध्यान रखना लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करना है। और एक चीज और बता दूं बच्चों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये जो लेफ्ट हैंड रूल है ना और ये राइट हैंड रूल है, इनको जब भी आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल अलग, कोई देखे ना आपको तब इनको अप्लाई करना है। क्योंकि घर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चा तो मुझे ये बता रहा, बोले सर हम तो बैठे हुए थे, रूल समझ रहे थे, तो बस बैठे थे समझ रहे थे, कभी ऐसे कर रहे, कभी ऐसे कर रहे, कभी ऐसे कर रहे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। घर वाले सोचे कि बच्चे की सटक गई, थोड़ा खिसक गया बच्चा, तो बोले फिर बुलाया, तो बोले पूछा कि बेटा तबीयत ठीक है? बोले क्यों? बोले ऐसे 2-4 बार पूछा। बोले जब कई बार पूछा तो बच्चे ही नहीं पूछा। उन्होंने मम्मी से, मम्मी आप बार बार ये क्यों बोलते रहते हो? बोले, तो उन्होंने मम्मी से ज़्यादा इंसिस्ट किया तो बताया मम्मी, बेटा तुम जब पढ़ते हो तो ऐसे ऐसे करते रहते हो, ऐसा ऐसा। तो मुझे लगा कुछ ज़्यादा बच्चे पे दिमागी लोड हो गया है, तो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। अब डायरेक्ट तो मम्मी ने बोला नहीं कि दिमाग सटक गया। अरे तो बोला मम्मी ये बात थोड़ी है, वो तो पढ़ाया, वो रूल समझते हैं, ऐसे करते कभी ऐसे करते। अब खुद सोचने वाली बात है, कोई बैठा है ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ऐसा कैसे लगेगा? ऐसा लगेगा कुछ मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, अभी क्या है, तो ये जो वायरस में करंट फ्लो कर रहा है, लेफ्ट हैंड रूल लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ, ये सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट का डायरेक्शन बताता है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। देखो चारों फिंगर के, ये तो थंब है ही, इनके तो नाम क्लियर होंगे, स्मॉल फिंगर, इसका रिंग फिंगर। अब हो या ना हो, इसमें रिंग हो या ना हो, पर कहलाएगा ये रिंग फिंगर। ये हमारा सेंट्रल फिंगर, ये फोर फिंगर, और ये तो थंब है ही। समझ में आ गया? ठीक, अभी क्या है, हमने ऐसे रखा, फोर फिंगर को अंदर की तरफ, ये वाला करंट का डायरेक्शन बता रहा, तो थंब हमारा फोर्स का, यानी कि इस वायर पर फोर्स लगेगा इस तरफ, इस वायर पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। फोर्स ऑन सेकंड वायर, ये सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, ऐसे भी लिख दो F21, या अगर आपको ज्यादा टिपिकल लग रहा है तो F2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। F21 का मतलब क्या? फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, सेकंड वायर पर फोर्स लग रहा है इसकी वजह से। इतना क्लियर हुआ? देखो अब बात आ रही, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा? देखो कोई भी वायर जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसी पर फोर्स नहीं लगाएगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसी पर फोर्स नहीं लगाती है। बात समझ में आ रहा है? देखो क्या होता है, जैसे अगर एक प्लस चार्ज हमने ले लिया, अब ये क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पर फोर्स नहीं लगाएगी। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पर फोर्स लगाने लगी तो फिर ये रुकेगा ही कहाँ? समझे? तो फिर इसका स्टेबल होना ही मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप ये समझें कि जो वायर, अगर हम बात कर रहे हैं ये वायर, इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसी पे फोर्स नहीं लगाएगी, दूसरे पे तो लगा सकती, पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसी पर फोर्स नहीं लगाएगी।
अब इतना बना लिया डायग्राम। अब देखो दूसरा भी समझ लेते हैं। दूसरा कि अब इसने क्या किया, जब इसमें करंट दिया तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसका समझ लो। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम यहां इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट, बात समझना। ये वाला वायर लिया था फर्स्ट, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बात कर रहे थे, क्योंकि यहां पर हमें ये वाला कंडक्टर रखना था, ये दूसरा वाला वायर है वो रखना था, इसलिए हम इधर की बात कर रहे थे। अब यहां पर इस वायर की जब बात कर रहे हैं तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हम इस पॉइंट पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे इसकी। तो ऐसे आप देखें, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, बाहर की तरफ, इस तरीके से। यानी कि अगर इस वायर की बात करें तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर, मतलब इस लोकेशन पर, देखो एक चीज पहले आप समझ लो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आप ऐसे समझ लो, ये करंट जा रहा है इस वायर में, इसके राइट हैंड साइड में ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपको डायरेक्शन नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये फिर अंदर की तरफ और यहां पर ये है, मतलब राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एंटर करेगी और लेफ्ट हैंड साइड बाहर की तरफ निकलेगी। बात आई समझ। अब जैसे हम इस वायर की बात कर रहे हैं तो इसके राइट हैंड साइड, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ, और इसके लेफ्ट हैंड साइड बाहर की तरफ। अब चाहे यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी बात कर लो, हर पॉइंट पर बाहर की तरफ। तो जब हम इस पॉइंट पे जहां पर हमने ये वायर रखा है उस लोकेशन पे अगर बात करें तो यहां पर अगर बोल रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बाहर की तरफ जा रही है। तो बाहर की तरफ कैसे बना है, इस तरीके से। ये जो एरो है इसको लिख दिया B2, यानी कि इस वायर में जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है B2 से। अब बाहर ऐसा तो लाइन बन नहीं सकता, तो इसको ऐसा बना देता है। इस एरो को ऐसा ना बना के, क्योंकि ऐसा बन नहीं सकता, इसको ऐसा बना दिया। समझ आ रहा है? हाँ, समझ नहीं है, बस मैंने क्या बताया, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, बस इसमें डायग्राम ही है, जो कुछ गेम सब डायग्राम का। देखो एक्स वाई जेड एक्सेस याद होगा, एक्स एक्सेस ये होता है वाई एक्सेस, और जो जेड होता है वो ऐसा होता है। अब ऐसा नहीं बनाते, ऐसे करके मैंने बना दिया, अब लाइन मैंने बना दी, तुम्हें दिख रही है, नहीं दिखेगी, तो कहा इस लाइन को ऐसा बना दो, तो ये हो गया हमारा जेड एक्सेस। तभी तो बोलते हैं एक्स वाई जेड तीनों के बीच में एंगल कितना बनना, 90, ये भी 90 बनना है, इसके बीच में 90, इसके। लेकिन क्या होता है, एक्स वाई के बीच में तो 90 लगता है, लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स और जेड के बीच में लगता है ये तो 120 हुआ अप्रॉक्स, ऐसा लगता है दिखने में, लेकिन समझना ये है तो ऐसा ना, तो 120 कैसे हो जाएगा, 120 होगा नहीं, इस तरीके से बना दिया, तो यहाँ से देखो ये 90, यहाँ 90, ये इसके साथ भी 90, ये इसके साथ भी 90, ठीक है, ये चीज। तो जो वायर में करंट फ्लो करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसी को इफेक्ट नहीं करती है, समझ में आया? उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसी पर फोर्स नहीं लगा सकती। अब क्या हो गया, अब देखो इस वायर की बात करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर की तरफ, ठीक है। और इसमें सॉरी, हाँ, अब क्या करो, अब इस सेकंड वायर को देखो, इस वाले वो, अच्छा अब इसको देखो, ये फर्स्ट वायर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस तरीके से बताया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ऐसे। अब ये क्या FBI बताया, तो इस तरीके से मैंने हाथ कर लिया, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां लग रहा है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड ये जो एरो ये तो बाहर की तरफ है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स इधर, यानी कि इस वायर पर जो फोर्स लगेगा हम बोलेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, ये डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन समझ में आया? अब इसमें देखो क्या है, मैं और दूसरे तरीके से बता देता हूं
कि हम क्या करते हैं, देखो करंट ऊपर जा रहा है, अभी इसको ले लो, ये रेड कलर का पेन जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। मैग्नेटिक फील्ड को ये वाला पेन रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ऐसा। करंट हमारा ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, तो फोर्स इधर लगे, फोर्स हमारा ऐसा। जब लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स, ये फोर्स, ये हमारा क्या हो गया करंट, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन। बात समझ आ रहा है, ये फोर्स इसके साथ भी 90 बना रहा है और ये फोर्स इसके साथ भी 90 एंगल बना रहा है, फोर्स दोनों के साथ 90 एंगल बना रहा है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये लिखा कि जब इस वायर में करंट दिया पहले वाले, तो इसने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, कितना मैग्नेटिक, तो इसने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, क्योंकि तो ये तो यहां 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 हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा। तो इस वायर से इस वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया r। तो हमें ये निकालना है, ये जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें करंट है वो r डिस्टेंस पर, यानी कि इस वायर से इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r। तो ये जो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ये इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आपको एक्सप्रेशन याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का एक्सप्रेशन या फॉर्मूला क्या होता था, B = μ0I अपॉन 2πr, ये फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, उससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिस वन। अब ये पहला कंडक्टर जो जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हमने लिखा B1 से, तो हमने यहां लगा दिया B1। अब एक चीज समझना, ये B1 B2 I1 I2 इसमें बड़ा कंफ्यूजन लगता है बच्चों को, तो उसको थोड़ा समझ लेना, आसान है, समझ जाओगे तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ये इस कंडक्टर ने ही तो प्रोड्यूस करी है, x ने, जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने यहां लिख दिया I1 R1 R2 तो लिखना नहीं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो R ही है। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या हो रहा है, अब ये जो कंडक्टर है, बात समझना, इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पर अंदर की तरफ है। हमने क्या करा, जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी r डिस्टेंस पर, यहीं पर एक कंडक्टर रख दिया y डैश, और इसमें करंट दे दिया हमने I2। अब इस पे लगा फोर्स, तो इस पर जब फोर्स लगा तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला ये हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब आप ये देखें कि यहां पर जो थीटा है वो तो 90 बन रहा है, क्यों, मैंने पहले से बताया था, थीटा जो होता है B और L के बीच का एंगल होता है, B और L के बीच का एंगल। अब B का डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो अंदर की तरफ जा रही है इस तरीके से, और L जब हम इसे वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो इसका डायरेक्शन जो होता है, जो डायरेक्शन करंट का होता है वो लेते हैं, तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो कितना सिंपल हो गया, करंट जा रहा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, देखो ये हो गया करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर की तरफ अंदर जा रही है और ये करंट हो गया। अब ऐसे देखेंगे तो ये 90 बनना है, तो ये तो 90 हो गया, तो हमने इसको लिख दिया यहां पर F = BIL। ठीक, इतना क्लियर हुआ।
अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, हम लिखेंगे कि इस कंडक्टर पर वाई डैश पर कितना फोर्स लगेगा जब हमने इसमें करंट दिया और ये कंडक्टर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ये हमारा कंडक्टर जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड के? ये B1 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, B1 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ। अब आपको लग रहा है ये भी तो प्रोड्यूस कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने अभी क्या बताया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर ही फोर्स नहीं लगाएगी, इस पर ही फोर्स नहीं लगाएगी। बात समझ आया? अब हमने क्या लिखा यहां पर कि फोर्स ऑन सेकेंड वायर, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ड्यू टू फर्स्ट, सेकेंड वायर पर फोर्स लग रहा है पहले की वजह से, क्योंकि पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना यहां पर, इसलिए। तो अब यहां पे क्या लिखा, अब B की जगह क्या लिखेंगे, B1, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये जो वायर है ये कितनी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी बात करेंगे। करंट लेंगे इस वायर का, करंट लेंगे इस वायर का I2, और लेंथ भी लेंगे इसी वायर की। अब अगर आपको इसमें भी समझ में नहीं आ रहा हो, मान लो B1 I2 कैसे ले लिया, तो मैं इसको और देखो थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, डेरिवेशन करवाया था वही बता रहा हूं। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, इसकी स्ट्रेंथ को हमने ले लिया B। बात समझ में आया? बहुत आसानी से आएगा, देखना भी समझ। ये आपने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, यानी कि ये जो कंडक्टर ले लिया जिसको आपने PQ लिखा था, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, और इसमें करंट है I, करंट I है। ठीक है, मान लो ये करंट इधर से आ रहा, P से Q, ऐसी तो कराया था। अब बात बताओ, इस कंडक्टर को जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी कि ये जो B बनाई है ये तो कोई दूसरे सोर्स से प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, कोई भी दूसरा सोर्स होगा। लेकिन ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर आपने रखा ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी नहीं दिखाया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम इस फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो कंडक्टर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हो गया I, इस कंडक्टर की लेंथ L, और ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो लाइंस बना है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, यहां पर ले लो, ये ले लो, ये थीटा बना रहा है, साइन थीटा। इसलिए जब इस कंडक्टर की बात करेंगे इस पर कितना फोर्स लग रहा है तो हमने लिखा F21। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेशन ध्यान दो, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड लिया नहीं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा वो मैग्नेटिक फील्ड। तो इस I2 कंडक्टर को हमने B1 मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि इसकी प्रोड्यूस करी हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो हमने B1 लिया। करंट किसका लिया, इसी कंडक्टर का, करंट किसका लिया, इसी कंडक्टर का। जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसमें जिस पर फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो इसी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो लेंगे। तो हम इस पर फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी बात करेंगे, क्योंकि अगर इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, आप किसी सिंपल वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो उससे फोर्स ही नहीं लगेगा। फॉर्मूला देख लो, अगर इस वायर पर फोर्स की बात कर रहे हैं और इसमें हम करंट ही ना दें, I ना दें, I 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो जाए। और लेंथ हमने ये ले लिया इस वायर की, कितनी हमें पता नहीं, हमने L ले लिया, इतना आ गया। अब F21 इक्वल टू, यानी फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, B1 की जगह ये वैल्यू रख दो, μ0 I1 अपॉन 2 पाई R, और फिर I2 L, ये आ गया। इतना क्लियर हो गया। देखो, और एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है बच्चे जैसे कर रहे हैं, डेरिवेशन करते टाइम थोड़ा सा गड़बड़ा गया सिस्टम, नहीं समझ में आया, भूल गए कि I1 लेना I2 लेना। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जब ये एक्सप्रेशन आएगा इसमें I1 I2 दोनों प्रेजेंट होंगे,
किसी का स्क्वायर नहीं होगा, किसी का स्क्वायर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये दो इक्वेशन बनाना है पहले और इसमें b की जगह ये वैल्यू पुट करना है, तो आप खुद सोच लेना, अगर यहाँ I1 लिखा है तो यहाँ I2 ही लिखना है। बात समझ आया? तभी I1 I2 आएगा, क्योंकि यहाँ I1 लिख दिया, यहाँ भी I1 लिख दिया तो I1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आ गया, ये फोर्स ऑन सेकेंड वायर हैविंग लेंथ L, यानी L लेंथ पर जितना फोर्स लग रहा है उसकी बात, इस लेंथ पर जितना फोर्स लग रहा है, L लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है वो ये आ गया, यानी कि पूरा इससे आप L लेंथ पर जितना फोर्स लगे वो निकाल सकते हैं। अब एक और आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि इस वायर के 1 मीटर के पीस, 1 सेंटीमीटर के पीस या 1 मिलीमीटर के पीस, 1 मिलीमीटर तो बहुत छोटा हो जाता है, सेंटीमीटर या मीटर के पीस पर कितना फोर्स लगेगा, तो हम उसको लिखेंगे स्मॉल f 21 टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो ये क्या कहलाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आया? यूनिट लेंथ 1 मीटर पर 1 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये जो टोटल फोर्स आपने निकाला L लेंथ पर, उसे वायर की ही लेंथ, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई R और डिवाइडेड बाई L। इस L से L कैंसिल हो जाएगा, I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ये आ गया। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा न्यूटन, और टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, हमें क्या करना है, अब इस वायर पर कितना फोर्स लगेगा, ये वायर, अब ये निकालना है। वैसे तो बड़ा आसान तरीका, तो इसी में क्या करना है, इसी में कोई रब नहीं करना, चेंज कैसे करो। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है इस वायर पर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने इस I1 को इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, क्योंकि इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी वो इस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। इसको रब कर देते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड। अब हमें ये निकालना, अभी हमने क्या लिखा था, F21 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, अब निकालेंगे F12। तो उससे पहले हम ये निकालेंगे कि इस पॉइंट पर ये जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है ये कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो B2 है कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये सेकंड वायर, इसलिए मैंने B2 लिखा है। फर्स्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए B1, और ये सेकंड वायर जो प्रोड्यूस कर रहा है इस पॉइंट पर उसके लिए B2। तो क्या करना है, B1 की जगह पर B2 कर देना है, देखो B2, I1 की जगह I2 कर देना है। सिंपल है, क्यों, क्योंकि भाई अगर ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है तो ये वायर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वही तो ले रहे हैं, इसकी तो मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस पर। ठीक, अब क्या लिखना है हमें, 21 लिखा है, इसको मैंने हटा दिया, अब मैंने लिखा F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। अब पहले वाले पर दूसरे वाले की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, BIL साइन थीटा तो उसमें भी 90 रहेगा। लेकिन अब हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लेना है, क्योंकि इस वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, यानी कि ये जो कंडक्टर है इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की इस पॉइंट पर वो है B2, तो इसमें फोर्स लग रहा है। इसकी I1 जो करंट है इस वायर में फ्लो कर रहा है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इस पर कभी फोर्स नहीं लगाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हमने यहां क्या लिख दिया, हमने लिख दिया B2, करंट इसका लेंगे क्योंकि अगर इसमें करंट भी नहीं फ्लो करेगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, तो हमने लिख दिया यहां पर I1। अभी तो देखो यहां I2 है तो यहां I1 आना है, और फिर यहां क्या करेंगे,
1 2 और इस B2 के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू उठा के पुट कर दो, फिर वही जाएगा, आना वही है। I1 ये है, I2 ये, तो I1 I2, आप इस B2 के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दो, यही सेम एक्सप्रेशन आएगा। जब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा न्यूटन में आ गया, यानी कि इस वायर पर L लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा आप इससे निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस वायर के 1 मीटर पीस या 1 सेंटीमीटर पीस पर कितना फोर्स लगेगा वो ये हो गया। तो लेकिन अब इसमें क्या कर देंगे, यहां पर रब कर देंगे, यहां लिखेंगे 1 2 और यहां भी कर देंगे 1 2। सॉल्व करा तो ये आ जाएगा 1 2। तो आप देखो ये राइट हैंड साइड का तो कुछ चेंज ही नहीं करा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं F21 जो हमने पहले निकाला था उसको वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F12। ये दोनों ही फोर्स यानी कि पहला वायर दूसरे पर या दूसरा पहले पर जो फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू तो दोनों में बराबर आ रही है, बट डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है। ये वायर इस वाले वायर सेकंड वायर को इस तरफ खींचेगा, सेकंड वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर दो वायर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, और दो वायर एक डायरेक्शन में, मतलब अगर दो वायर में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, और दो पैरेलल वायर में करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में, एक में ऊपर की तरफ एक में नीचे की तरफ, तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे। अब एक चीज और देख लो, इस वायर में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर में 500 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। उस कंडीशन में भी जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। इतना क्लियर हुआ? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट वायर सेकंड पर जितना फोर्स लगाए सेकंड फर्स्ट पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा। क्लियर? ओके, तो नोट कर ले। ठीक, अब देखो इसके बाद जो है हम 1 एम्पियर की एक डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा जो अधिकतर आती है, और वो इस डेरिवेशन के साथ ही पूछी जाती है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। और वो 1 एम्पियर की डेफिनेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बट हमें किस कर सकते हैं मैं बोल रहा हूं, लेकिन करेंगे कैसे, क्वेश्चन में जैसा पूछा जा रहा वो क्या कंडीशन होगी कि हमें वैसे ही डिफाइन करनी है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक, तो बच्चों देखो हमने अभी एक्सप्रेशन ड्राइव किया, दो वायर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का हो सकता है। दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने ये ड्राइव किया तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया वो अलग होगा, और अगर रिपल्सिव फोर्स लगाता तो अलग होगा। नहीं, अगर इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में भी करंट फ्लो कर रहा है तब ए बी पर और बी ए पर, इनके फर्स्ट सेकंड पर या सेकंड फर्स्ट पर कितना फोर्स लगा रहा है उसके लिए वही फार्मूला रहेगा जो अभी हमने ड्राइव किया। लेकिन उसमें हमने दो फार्मूला ड्राइव किए, एक एल लेंथ पर, इस वायर की लेंथ एल है, हमें नहीं पता है कितनी है, तो इस पूरी एल लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा तो वो निकाला, और एक इस वायर की यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर पर कितना फोर्स लगेगा वो निकाला, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। वही सेम केस इसके लिए कि इसकी एल लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन, और इसके 1 मीटर पे कितना फोर्स लगेगा वो एक्सप्रेशन। तो दो एक्सप्रेशन बने वहां पर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा, अगर हम उसे लिखें तो ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ यूनिट न्यूटन पर मीटर होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पर चाहे आप इस फर्स्ट वायर की बात कर लें या सेकंड वायर की बात कर लें, चाहे इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव लग रहा हो या रिपल्सिव लग रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए।
अब देखो क्या है, हमने इसमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करनी है इस डेरिवेशन, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक दूसरी तरीके से भी कैसे डिफाइन की जा सकती है वही मैं बताऊंगा, लेकिन उस तरीके से करना नहीं। यहां पर हमने क्या किया, हमने मान लिया ये जो I1 करंट है, ये फॉर्मूला लिखा I1 इक्वल्स टू I2, ये लिख दिया और इसको ले लिया 1 एम्पियर। हमने पहले ही I1 I2 को 1 एम्पियर, इनकी इस वायर में भी हमने मान लिया 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इसमें भी मान लिया हमने 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, दोनों में मान लिया। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने R जो है वो 1 मीटर ले लिया। सिर्फ दो काम किए हमने, एक तो इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसे 1 एम्पियर, इसमें भी फ्लो कर रहा है इसे 1 एम्पियर, और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ले लिया। इन जो हमने ये वैल्यूज ली हैं इनको इसमें पुट कर दिया तो क्या हो गया, F इक्वल्स टू म्यू नॉट, I1 के प्लेस पर 1 आ गया, दूसरे I2 के प्लेस पर 1 आ गया और नीचे 2 पाई और इस R के प्लेस पर 1 आ गया, जो फाइनली म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 और म्यू नॉट से करोगे तो म्यू नॉट रहेगा, ऐसे 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा। अब आप ये देखो, जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है ना, वो हम लिखते हैं 10 टू द पावर -7। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई तो हो गया। अब इधर राइट हैंड साइड 10 टू द पावर -7, इस 2 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7। इतना क्लियर हो गया, यानी कि बोल सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो इस F को लिख दिया मैंने 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और इस F की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये आ गई। अब इसी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे, बात समझना, इसके अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करेंगे। देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया है ताकि आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। वर्ड टू वर्ड बताऊं, देखो 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट, कह रहे हैं 1 एम्पियर जो है वो करंट की कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट इसलिए ऐसा नहीं कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही, एसी में होता है करंट की वैल्यू बढ़ती कम होती, तो इसमें माने कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, कह रहे दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट 1 एम्पियर की बात करें, विच ऑन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द 2 पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन। मतलब जो ये 1 एम्पियर करंट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो इन दोनों वायर, इसमें भी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ईच ऑफ द 2 पैरेलल, दोनों वायर पैरेलल हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग बहुत लंबे, हमें नहीं पता उनकी लेंथ कितनी है, लॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, बहुत पतले पतले हैं, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये बहुत कम है। तो कम का मतलब क्या होगा, बहुत पतले पतले वायर, मोटे मोटे वायर नहीं, पतले पतले वायर, दोनों पतले पतले वायर हैं। प्लेस्ड इन वैक्यूम, इन दोनों को रखा है तो इनके बीच में एयर प्रेजेंट नहीं है, दोनों कहाँ है, वैक्यूम में कंसीडर करें, इनके बीच में या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड एयर प्रेजेंट है, इनके चारों तरफ इनके बीच में एयर प्रेजेंट नहीं, वैक्यूम में रख दिया। फिर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर कर दिया, 1 मीटर कर दिया। फ्रॉम ईच अदर, मतलब पहले से दूसरे या दूसरे से पहले, यानी दोनों के बीच में 1 मीटर है, वही सिंपल सी बात है। फ्रॉम ईच अदर प्रोड्यूसेस बिटवीन देम अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। कह रहे इतना फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी इतना फोर्स लगता है। मतलब ये तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने वर्ड टू वर्ड बताया, आप सिंपल से ही समझिए कि हमने करा क्या, पहले समझना, हमने ये करा कि इस फॉर्मूले में I1 I2 को 1 एम्पियर लिया, एक सबसे शॉर्ट, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसे 1 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसे 1 एम्पियर, इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर। जब ये कंडीशन हमने लगाई, ये वैल्यूज पुट की
I1 I2 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर पुट कर दिया, R की जगह 1 पुट कर दिया, तो हमारा इतना फोर्स आ गया 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो हम इसी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि वो करंट जो इन दो वायर्स के बीच में फ्लो कर रहा है, दोनों वायर इनफाइनाइट लेंथ के हैं, इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर कर दिया, इनके बीच में वैक्यूम है, तब ये ए बी पर बी ए पर एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो फोर्स इतना है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो हम ये बोलेंगे जो इनमें करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर करंट, उसे 1 एम्पियर बोलेंगे। बात समझे? अब कंडीशन तो वही है, हमने 1 एम्पियर I1 I2 की जगह 1 एम्पियर पुट करा, R की जगह 1 पुट करा, तभी तो वैल्यू आई। तो अगर पहला वायर दूसरे पर, दूसरा पहले पर 1 मीटर लेंथ पर, ये ध्यान रखना न्यूटन पर मीटर है, यानी कि ये इसकी 1 मीटर लेंथ पर और ये वायर इसकी 1 मीटर लेंथ पर अगर इतना फोर्स लगा रहा है, इतना फोर्स लगा रहा है, और दोनों के बीच में वैक्यूम है और डिस्टेंस दोनों के बीच में 1 मीटर है, तो हम बोल सकते हैं इन वायर्स में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर करंट है। बात समझ में आया? तो वही है, तो इस डेफिनेशन जैसा लिखा उससे मतलब आप अपनी लैंग्वेज बना के लिखें, समझ लें उसको जैसे समझाया जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब एक दूसरा बताता हूं कि जो दूसरी डेफिनेशन है वो 1 एम्पियर की कैसे बन सकती है, पर हमें उसे लिखना नहीं, पर हमें उसे लिखना नहीं। ठीक है, अब इधर देखो, जैसे यहां पर हमें क्या करना, करंट की बहुत सिंपल फॉर्मूला I = Q/T ये है। अगर हमने मान लिया कि जो चार्ज है वो 1 कूलम है, किसी वायर से फ्लो कर रहा है और टाइम लेता है 1 सेकेंड, तो करंट कितना आ गया? करंट आ गया 1 कूलम पर सेकेंड और 1 एम्पियर। 1 कूलम पर सेकेंड या 1 एम्पियर लिख सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second। यानी उस कंडक्टर में अगर 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। लेकिन वही बात बता रहा, इसको लिखना नहीं, लिखना उसी को है जो इस डेरिवेशन में अभी कराया गया है, वही पूछा जाता है और वो इस डेरिवेशन के साथ आता है, तो इस डेरिवेशन के ही अकॉर्डिंग आपको वो डिफाइन करना है। इतना समझ आया? ओके बच्चों, देखें एक न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला आपने पढ़ा उसी फॉर्मूले पर बेस्ड बोर्ड में आ चुका है 2005 में। तो जो न्यूमेरिकल ये दे रखा है कि एक आपको ये रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है, रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, किसी वायर की बनी हुई है, और इस लूप में, रेक्टेंगुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है वो है 15 एम्पियर। उस रेक्टेंगुलर लूप के नीचे जैसा डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि एक ये वायर है, दूसरा वायर है, इसमें मैं I1 करंट लिख देता हूं। यहां पर ये जो वायर है XY, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 25 एम्पियर, और इस साइड ये जो रेक्टेंगुलर लूप बनाया है इसकी जो लेंथ है ये वाली साइड, इस साइड और इस स्ट्रेट वायर के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो लॉन्गर साइड है रेक्टेंगुलर लूप की, लॉन्गर साइड कौन सी होगी इसकी लेंथ, दैट इज पैरेलल टू द करंट कैरिंग वायर, इस वायर के पैरेलल है, तो ऐसे ही डायग्राम बनेगा। बात समझ में आया? अगर डायग्राम नहीं भी दिया है तो उन्होंने क्या बोला, जो रेक्टेंगुलर लूप है उसकी जो लॉन्गर साइड है वो वायर के पैरेलल है। आप इसके नीचे बना सकते हैं, ऐसा नहीं हम नीचे बना सकते, और डायग्राम दे दिया तो वेल एंड गुड।
और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि जो लॉन्गर साइड है वो जो पैरेलल है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का दे रखा है। बात समझ में आया? और भी चीज नहीं होगी क्योंकि आपको लग रहा हो ये भी लॉन्गर साइड है, तो इनके बीच में, तो इसमें जो नियरेस्ट साइड है लॉन्गर साइड, उसके और इस करंट कैरिंग वायर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर हो गया? अब आपको पूछा गया है कि ये बताओ ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इस पर जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा? फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर लूप, इस रेक्टेंगुलर लूप पर नेट फोर्स कितना लगेगा? अब एक चीज तो पहले समझ लो कि जब हम बात कर रहे हैं कि रेक्टेंगुलर लूप पर नेट फोर्स की बात, तो इस पार्ट की अगर बात करें ए और बी, और ये जो देखो नीचे वायर है, इस ए और बी में भी लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा है और इसमें भी लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यानी कि ये जो वायर है इस पार्ट को, ए बी पार्ट को नीचे की तरफ खींचेगा, ये वाला वायर जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि फोर्स तो किस पे पूछा है? फोर्स आपसे पूछा गया है रेक्टेंगुलर लूप पर। बात समझ में आ रही? फोर्स किस पे पूछा गया आपसे? रेक्टेंगुलर लूप पर। तो ये वायर, स्ट्रेट वायर, इस वाली आर्म को नीचे खींचेगा क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम इस आर्म की बात करें तो ये आर्म इस स्ट्रेट वायर को ऊपर की तरफ खींचेगी, ये ऊपर, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ये इसको किस डायरेक्शन में खींचेगी, हमें तो ये लगाना है इस रेक्टेंगुलर लूप पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो हम इस पर बात करेंगे। तो ये स्ट्रेट वायर इस आर्म पर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ, इस आर्म पर, यानी फोर्स ऑन ए बी आर्म पे फोर्स लगेगा। इतना क्लियर हुआ? अब बात कर रहे हैं इस आर्म की, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें तो लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा है, इसमें राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो CD और इस स्ट्रेट वायर की बात करें तो इनमें देखो, इस स्ट्रेट वायर में लेफ्ट टू राइट करंट, इसमें राइट टू लेफ्ट, तो इन दोनों में कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब ये जो करंट है इस पार्ट को, यानी इस करंट कैरिंग वायर को ऊपर की तरफ धक्का देगा, यानी कि फोर्स ऑन CD आर्म, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन हम बात अभी रेक्टेंगुलर लूप की कर रहे हैं तो हम इसी पे फोर्स दिखा रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है, ये इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? वायर पर। इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं। अब बात कर रहे हैं इस पार्ट की, अब बात करें इस पार्ट की, इस पार्ट पे फोर्स लगेगा, हाँ इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। अब इसके लिए पहले ये समझना है आपको कि ये जो स्ट्रेट वायर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, क्या कंडीशन, पहले आप इसमें करंट समझे। इसमें जो करंट है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अब जो करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ऐसा करंट जा रहा है तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी। बात समझना ऐसे, इस तरीके से। तो अगर इस स्ट्रेट वायर के इधर बात करें, पूरे एरिया में, बात समझना, पूरे एरिया में, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। मैंने अभी देखो स्टार्टिंग में भी बताया था, कई बार बताया कि ऐसे बना देते हैं, करंट कैरिंग वायर है तो इसके राइट में क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, लेफ्ट में डॉट हो गया। अब ये वायर, अब तुम इसको ऐसा कर दो, ऐसे, तो क्या होगा? इसके अगर नीचे की ये वाला पार्ट पूरा ऐसे ही पेपर में बना है, पूरा पेपर आपने ऐसे रोटेट कर दिया, जब आप इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट करोगे ये क्रॉस आ जाएंगे नीचे और डॉट आ जाएंगे ऊपर। मतलब कहने का ये, इस वायर जिसमें लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा है, नीचे की साइड तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी और ऊपर की साइड बाहर की तरफ आएगी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं पूरे ऊपर की साइड, यहां यहां यहां, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। क्लियर हुआ? ठीक। अब इसे देखें आप, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बाहर की तरफ और करंट का डायरेक्शन कहां हो गया? करंट का डायरेक्शन तो नीचे की तरफ, इस तरीके से दिख रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारी हो गई बाहर की तरफ और ये जो वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ।
करंट फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे की, दिख रहा है, एरो बना दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। लेफ्ट हैंड रूल में क्या, एफ बी आई। तो देखो ये हो गया, ये जो मेरा 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका पहले ही बता दिया, बाहर की तरफ है, ऐसे कर दिया मैंने। और इस आर्म में जो करंट है वो सेंट्रल फिंगर देखो करंट का डायरेक्शन बता रहा है, और थंब जो है फोर्स का। इस आर्म पर जब मैं देखो बिल्कुल ऐसे कर रहा हूं तो फोर्स लग रहा है इस तरफ, इस पूरी आर्म पर फोर्स लगेगा इस तरफ, एफ ए डी। इस ए डी आर्म पर फोर्स लगेगा हमारा राइट टू लेफ्ट। अब हम बात करते हैं इस वाली आर्म पर। मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने बता दिया आपको बाहर की तरफ है, लेकिन अब करंट नीचे की तरफ तो जा नहीं रहा है इस आर्म में, इसमें तो जा रहा ऊपर। तो ये हाथ में पैर कैसा कर दूंगा, ऐसा। 4 फिंगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करेगा, थंब जो है फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस आर्म पे फोर्स लगेगा इस तरफ, इस तरफ फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स ऑन द आर्म BC। अब जितना फोर्स इस आर्म पर लगेगा उतना ही फोर्स इस आर्म पे लगेगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बात आएगी इस आर्म पर, ये जो लॉन्गर आर्म है यानी कि लेंथ पर जो फोर्स लगेगा ये FAB FCD के बराबर नहीं होगा। ये तो सिंपल सी बात है। क्यों नहीं है भाई, ये जो वायर है ये इस आर्म को अपनी तरफ खींच रहा है तो डिस्टेंस है इतना, और ये जो स्ट्रेट वायर है ये इस वाली आर्म को जब धक्का दे रहा है तो डिस्टेंस हो गया D से लेकर यहां तक, यानी कि 2 सेंटीमीटर ये और 10 ये, कितना हो गया टोटल 12। तो हम बोल सकते हैं ये जो FCD होगा इसकी वैल्यू लेस देन होगी FAB से। बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, इस FAB को निकालेंगे, FCD को निकालेंगे और उसका डिफरेंस कर देंगे, क्योंकि फोर्स की बात आ रही, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक का डायरेक्शन नीचे की तरफ, एक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो नीचे वाला फोर्स FAB FCD से ज्यादा है, तो इस रेक्टेंगुलर लूप पर जो नेट फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ ही लगेगा। क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो पहले हम निकालते हैं FAB। तो हमने लिखा फोर्स FAB इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाया हमने म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। अब अपने क्या करना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू मैं बता चुका हूं, क्योंकि देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। और अगर इस म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 2 पाई लिख दो, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई हो जाएगा 10⁻⁻⁷। तो जहां पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिखा है और इस 2 को मैंने यहां लिख दिया, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁷। इसका मतलब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 10⁻⁷। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू हमने लिख दिया 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू I1 करंट दे रखा 15 एम्पियर। इसको मैं रब कर देता हूं। I2 दे रखा है यहां पर 25 एम्पियर। लेंथ लेनी इस आर्म की जो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो 25, एक चीज ध्यान रखना, I1 की वैल्यू 15 है और I2 की वैल्यू 25 एम्पियर है, और लेंथ भी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई, अब देखो इस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसकी तो वैल्यू पुट कर चुके हैं, अब R रह गया है। तो R क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस आर्म की बात कर रहे हैं और इस कंडक्टर की, स्ट्रेट कंडक्टर, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया 2 सेंटीमीटर 10⁻⁻²।
तो ये हमारा इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 15 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 9.375 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये आ गया FAB। इतना नोट कर लें। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे FCD। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, μ0/2 के प्लेस पर 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 I2 के प्लेस पर सेम वैल्यू, I1 की वैल्यू 15 एम्पियर और I2 की वैल्यू 25 एम्पियर। तो 15 इंटू 25 इंटू लेंथ 25 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया। अब डिस्टेंस क्या है, इस वायर से इस आर्म के बीच का डिस्टेंस, तो देखो 2 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये, तो कितना होगा 12। तो यहां लिख देंगे हम 12 इंटू 10⁻⁻2। तो डिस्टेंस को हमने सेंटीमीटर में था मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 6 आ गया। FCD 15 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा FCD, बताओ सॉल्व करके कितना आएगा। ये आएगा 1.625 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। इतना क्लियर हुआ। जब ये इतना आ गया तो आपको पहले बता दिया भाई, ये जो फोर्स है FAB ये नीचे की तरफ लग रहा है और FCD ऊपर की तरफ, तो जो नेट फोर्स होगा F नेट वो हो जाएगा हमारा FAB माइनस FCD। अभी CD कम है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है FAB का और इसका किस तरफ है, ऊपर की तरफ, लेकिन ये हमारा इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो ये एरो भी बड़ा बनाया, छोटा एरो बना दिया। इसकी वैल्यू कितना निकाला हमने, वैल्यू निकाला 9.375 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1.625 10⁻⁻4। पावर सेम है तो आप डायरेक्टली इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है। माइनस करो, कितना आ रहा है 7.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये इतना नेट फोर्स इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर लगेगा। समझ आया क्वेश्चन, नोट कर लें। नोट कर लिया। देखो कोशिश करते रहें, न्यूमेरिकल की बच्चों प्रैक्टिस करते रहें, डेरिवेशन लिख लिख के देखें, तभी वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे। अगर आपने ऐसा करा सिर्फ पढ़ लिया, कोई क्वेश्चन देख रहे हैं कि अरे हाँ पढ़ने समझ में आ गया बेटा, तो लगता है उस समय वो कि आ गया, लेकिन जब उसे करने जाते तो बीच में कोई ना कोई स्टेप उसमें भूल जाते, फिर वहीं पर अटक जाते हैं और वहीं पर लटक जाते हैं। समझ रहे बात, अटक गए फिर लटक गए। तो इसलिए बेटर ये है कि आप उसे लिख के प्रैक्टिस, जब लिख के प्रैक्टिस कर लिया तो वो अच्छे से आ जाए। कोई डाउट भी होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट करके मुझे बताएं। लेक्चर अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करें, ये आपका फीडबैक है। हमें पता चलता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को उससे फ़ायदा मिल रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। और नहीं अच्छा लग रहा तो मत लाइक करो।
ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है बताएं ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं उस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पर मैं एक वीडियो बना दूंगा और उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।